हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर अपना जो है पर्यावरण अध्ययन का एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि एक हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था, हमने जिसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, देन अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही हमने पारितंत्र का 1/10 रूल पढ़ा था, उसको भी आज के सेशन में हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, वो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लस हमारा जो एक पारिस्थितिकी तंत्र चलता है, जहाँ पर हमारे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। तो इन 3 टॉपिक से रिलेटेड आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से देखें तो टॉपिक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके NCERT समरी से लिया हुआ टॉपिक है पूरा। ठीक है, जहाँ पर हम लोग हमारा और हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है और इन सब चीज़ों का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें किस तरीके से मनुष्य को हार्म करती है, उन सभी के बारे में पूछा जाता है। तो उसी से रिलेटेड 25 के क्वेश्चन अप्रोक्स है हमारे पास, उनको आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक होता है हमारा जैव निम्नीकरण पदार्थ और दूसरा होता है हमारा अजैव निम्नीकरण पदार्थ। ठीक है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। अब ये जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है, ये चीज़ क्या करता है, मतलब कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका आसानी से पर्यावरण के अंदर अपघटन हो जाता है। ठीक है, और अजैव निम्नीकरण जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता है, जैसे हम लोग देखते हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन हो गया, DDT हो गया, PVC हो गया, ये जितने भी ऐसे केमिकल युक्त पदार्थ होते हैं जिनका पर्यावरण में अपघटन नहीं होता है और जिनको जलाने पर या फिर इनको दफन करने पर ये ख़त्म नहीं होते, जलाने पर अन्य गैसें स्रावित करते हैं, अन्य गैसें निकलती है, मतलब किसी न किसी तरीके से ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये सारे हमारे अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आएंगे और जैव निम्नीकरण जिनका हम लोग आसानी से अपघटन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको बताना है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ इनमें से कौन से हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपको क्या लग रहा है, जो आसानी से पर्यावरण में अपघटित हो जाएंगे वो कौन से हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसमें से कौन से हैं जिनका आसानी से जैव निम्नीकरण हो सकता है। देखो क्या क्या लग रहा है आपको, कौन कौन आसानी से अपघटित हो जाएंगे। अच्छा, मोर देन वन आंसर यहाँ पर हो सकता है। आंसर आपका AB हो सकता है, ABC हो सकता है, ACD हो सकता है। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पहला ऑप्शन है आपके पास AB, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ABC, तीसरा ऑप्शन है ABC और चौथा ऑप्शन है आपके पास AC और D। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है, ये 4 आपके स्टेटमेंट है और ये आपके 4 यहाँ पर ऑप्शन है। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा होगा, कौन आसानी से अपघटित हो जाएगा। तो देखो, घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये तीनों सही है, ये आसानी से पर्यावरण के अंदर अपघटित हो जाते हैं। मतलब जहाँ पर पहला पहला है वो वाला सही हो जाएगा चारों में। तो अभी अपन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या अपघटित हो जाता है, ये तो अजैव निम्नीकरण के अंदर आता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, फलों के छिलके। देखो, फलों के छिलके हैं हमारे पास, उसके बाद क्या है, फलों के छिलके, केक तथा नींबू का रस, तो ये भी आसानी से अपघटित हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है केक, लकड़ी तथा घास, तो ये भी आसानी से अपघटित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, पहला सही है, C सही है और D सही है। मतलब A, C और D हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित समूह में किसे कौन सा जैव निम्नीकरण हो सकता है। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही। घास और लकड़ी तक तो ठीक था, लेकिन इसने ऑप्शन में हमको प्लास्टिक दे दिया है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्लास्टिक तो अजैव के अंदर आता है, जिसका पर्यावरण में कोई भी जीव या किसी भी तरीके से इसका अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा A, C और D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोई आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण किसके माध्यम से होता है। देखो, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, फिर अपघटन उनका होता है। ठीक है, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आहार श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा होता है, घास, गेहूँ तथा आम के द्वारा, घास, बकरी तथा मानव के द्वारा, बकरी, गाय तथा हाथी, या फिर घास, मछली तथा बकरी। तो हमने देखो पारिस्थितिकी तंत्र में एक श्रृंखला बढ़ी है, कौन सी श्रृंखला हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पादप हो गए, पादप में आपके कोई भी घास वगैरह मान लो, पादप का एक ऑप्शन आप यहाँ पर घास मान लो, उसको कौन खाता है, उसको बकरी खा सकती है।
ठीक है, ये हमारे शाकाहारी में आते हैं। शाकाहारी में और कौन कौन आ सकते हैं? शाकाहारी में हमारे ये जो टिड्डे होते हैं, ये जो घास को खाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर मांसाहारी में आप किसको मान सकते हो? मानव को मान सकते हो। सर्वाहारी आप इसको मान सकते हो। ठीक है, मानव जो होता है सर्वाहारी होता है, क्योंकि वो मांसाहारी भी होता है और वो शाकाहारी भी होता है, इसलिए मानव को हम लोग सर्वाहारी के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं मानव हो गया, और क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। तो देखो, अब श्रृंखला से मैच करते हैं। देखो, पादप को बकरी खा लेती है, बकरी या टिड्डा हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सर्वाहारी में हमारा मानव आ जाएगा, और मांसाहारी बनाओगे तो आप शेर, बाघ यहाँ पर बना सकते हैं। ये जीव क्या होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर मेंढक बना लोगे तो मेंढक भी मांसाहारी होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे टिड्डों वगैरह को खा लेता है। देखो, मैं पूरी आपको एक श्रृंखला बता देती हूँ, ताकि अदर यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पादप बना लेते हैं। ठीक है, उससे आसानी हो जाएगी हमारे लिए। 1 सेकेंड। देखो, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं पादप। ठीक है, पादप यानी कि कुछ पेड़, छोटी छोटी सी घास वगैरह बना लो। घास मान लो आप, ये छोटी छोटी सी घास लग रही। अब इसका सेवन कौन करेगा? इसका सेवन आप यहाँ पर एक नॉर्मल सा एग्जांपल मान लो, बकरी या फिर टिड्डा आप मान सकते हो। ठीक है, टिड्डा मान लो, ताकि और भी आसानी हो जाएगी। फिर इसको कौन खा सकता है? इसको मेंढक खा लेगा। मेंढक को कौन खाता है? सांप खा लेगा। ठीक है, सांप को कौन खाएगा? इसका अपघटन कौन करेगा? सांप की मृत्यु कैसे होती है? जैसे कि इसके ऊपर बहुत सारे कीट लग जाते हैं, जो आप बोल सकते हैं जिनका ये अपघटन, इसके ऊपर छोटे छोटे से कीट लग जाएंगे तो ये वापस से इसका अपघटन कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी साइकिल चलती है। एक बार मैं पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ आपको। देखो, इस सीरीज़ के थ्रू आप समझ सकते हो, जो मैंने आपको बताया वो यहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले होते हैं हरे पौधे। ठीक है, ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, ये किसी का आनंद नहीं करते, ये सूर्य के प्रकाश से अपनी रोशनी प्राप्त करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आते हैं टिड्डे। ठीक है, जो घास वगैरह खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद आता है मेंढक, ये जो छोटे छोटे कीट मकोड़े होते हैं उसको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये मांसाहारी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद इससे भी उच्चतम लेवल की बात करें तो इसमें हमारे सांप वगैरह आ जाएंगे, जो मेंढक वगैरह को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, जो कि अपघटक के अंदर आते हैं, जो कि इन जीवों का, जो उच्चतम मांसाहारी होते हैं, इन जीवों का अपघटन करते हैं। तो ये एक नॉर्मल साधारण श्रृंखला आप इसको बोल सकते हो, जिसमें सबसे पहले प्रथम स्तर पर हमारे उत्पादक आते हैं, फिर हमारे शाकाहारी आते हैं, फिर हम मांसाहारी बोल सकते हैं, देन उच्चतम मांसाहारी हो गया, और उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं अपघटक। ठीक है, तो ये हमारी श्रृंखला चलती रहती है। तो वापस से क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? सबसे पहले घास हो गया, फिर बकरी हो गया, और फिर मानव हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव मिलकर एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखो, घास के अंदर गेहूँ आ गया, तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत हो गई। घास है, फिर गेहूँ है, फिर आम है, तो ये घास और गेहूँ तो एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, बकरी, गाय तथा हाथी, ये तो सिर्फ एक जीवों की प्रजाति बता दी। फिर घास, मछली तथा बकरी, ये भी जीवों की एक प्रजाति होगी, मछली तथा बकरी, और घास अलग कर दिया। तो इसमें तीनों प्रजातियां नहीं आ रही, जिसमें हमारा उत्पादक हो जाए, फिर शाकाहारी हो जाए, फिर सर्वाहारी या मांसाहारी हो जाए, तो वो तीनों एकदम से डिफाइन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑप्शन डी हमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? आपका ऐसा कौन सा व्यवहार है जो पर्यावरण के लिए बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, जिसे इंग्लिश में इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं ना हम लोग, पर्यावरण मित्र व्यवहार। तो पहला है, बाजार जाते समय सामान के लिए आपने कपड़े के थैले का प्रयोग किया है, तो क्या इससे आप पर्यावरण की कहीं ना कहीं सुरक्षा कर रहे हैं? दूसरा ऑप्शन है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट का बल्ब, मतलब बल्ब तथा पंखे का स्विच आपने बंद कर दिया है, तो क्या इससे आप पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं? कहीं ना कहीं आपका ये स्टेप पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा ऑप्शन है, माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, क्या ये पर्यावरण की रक्षा कर रहा है? क्या ये इको फ्रेंडली है? तो हाँ, तीनों ही कार्य इको फ्रेंडली है। पहले वाले में आप पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो। दूसरे में आप बिजली बचाकर कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हो, और तीसरे में आप ये जो पेट्रोल वगैरह जो होता है इनका यूज़ ना करके पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हो। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, तीनों ही इको फ्रेंडली बिहेवियर आपका कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या उन्हें ख़त्म कर दें? कोई भी एक लेवल यदि हमने ख़त्म कर दिया, जैसे कि हमने पढ़ा उत्पादक होता है, ठीक है, उत्पादक होता है, फिर हमारा शाकाहारी आ जाएगा,
फिर हमारा मांसाहारी आ जाएगा और फिर हमारा इसके अंदर सर्वाहारी आ जाएगा। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक यदि आप दूसरी भाषा में इसको बोले तो कोई भी एक जीव की जो स्तर है, एक लेवल यदि आपने बीच में ख़त्म कर दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर है, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे या उन्हें ख़त्म कर दे तो उसके ऊपर वाले पोषी स्तर के जीवन पोषण के अभाव में वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तथा नीचे वाला जो पोषण का स्तर है उसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी या फिर उनमें जीवन संघर्ष होने लगेगा। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी अपन ने डिस्कस भी किया था कि मान लो अपने पास घास है। ठीक है, सबसे बेसिक कि यहाँ पर घास है। ठीक है, उत्पादक है, ये सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से अपना जीवन यापन चलाते हैं। ठीक है, ये पूरा टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, सूर्य के प्रकाश पर। अब इसको कौन खा रहा है, इसको आप मान लो एक टिड्डा अपन मान लेते हैं, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, फिर और आप एग्जाम्पल इसके थ्रू बना सकते हो। मान लो ये अपना टिड्डा है, ठीक है, जो घास के ऊपर डिपेंड है। अगर घास होगी तो ये खा पाएगा, नहीं तो ये कुछ नहीं खाएगा। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, एक मेंढक बना लेते हैं। एक सेकेंड, देखो मान लो कुछ ऐसा कि यहाँ पर मेंढक है। ठीक है, अब इसकी ड्राइंग तो मैं क्या बनाऊँ। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो कि यहाँ पर मेंढक है जो कि पूरा डिपेंड है टिड्डे के ऊपर। ठीक है, ये मेंढक है जो कि टिड्डे के ऊपर डिपेंड है। अब आप ये देखो कि अपन एक पोषी स्तर, मतलब एक लेवल अपन यहाँ से पूरा हटा देते हैं। मान लो इसको अपन ने हटा दिया, अब ये है ही नहीं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में। ये जो है, जो शाकाहारी है पूर्णतः, जो कि पूरा डिपेंड था हमारे घास के ऊपर, ठीक है, उत्पादक के ऊपर डिपेंड था, अब ये इसके अंदर है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो अब घास को खाने वाला हो कोई है ही नहीं तो घास की वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, अनलिमिटेड, बिल्कुल घास को खाने वाला कोई है ही नहीं, इसको ख़त्म करने वाला कोई तंत्र है ही नहीं, तो ये बिल्कुल वृद्धि होती जाएगी, असंख्य असीमित मात्रा में ये वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब इसका क्या होगा, मान लो इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन अब इस मेंढक का क्या होगा, क्योंकि ये पूरा डिपेंड था, टोटल डिपेंड था ये इसके ऊपर, टिड्डे के ऊपर, या इसी तरीके से जो जीव होते हैं छोटे छोटे जिनको खाकर ये अपना जीवन यापन करता है, इसके ऊपर डिपेंड था, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी प्रजाति के जितने भी जीव हैं जो कि संपूर्णतः शाकाहारी जीवों के ऊपर निर्भर थे, ये सारे मर जाएंगे। तो एक प्रजाति बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी और दूसरी प्रजाति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक बार और यहाँ पर इस तरीके से बनाकर बता देती हूँ। घास हो गया, फिर यहाँ टिड्डा आप या शाकाहारी मान लो यहाँ पर, और दूसरा आप इसको मांसाहारी मान लो। तो अब देखो ये तो प्रजाति पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, ये वाली ख़त्म हो गई, और ये तो हमने ली नहीं थी क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो ये वाली ख़त्म हो गई। ये वाली हमने ऑलरेडी हटा दी थी क्योंकि हमसे पूछा था कि यदि आप एक पोषी स्तर को, एक लेवल को यहाँ से हटा दोगे। अब सिर्फ अधिकता किसकी हो गई, सिर्फ पूरे पर्यावरण में हमारे पास बची है घास। तो अब देखो कि संख्या, जो हमारे पास प्लेस जो होता है वो सीमित होता है, तो एक ही स्थान पर बहुत सारी घास उग जाएगी, हर जगह घास उग जाएगी क्योंकि इनको खाने वाला कोई है ही नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा, एक स्थान प्राप्ति के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत कम जगह में बहुत सारी घास उगी हुई रहेगी, इनको खाने वाला कोई है ही नहीं, तो इनके बीच में जीवन संघर्ष चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं सारी जितनी भी प्रजाति होती है वो सारी अफेक्ट होगी, इनके बीच में जीवन संघर्ष चलता रहेगा। जीवन संघर्ष कैसे चलेगा कि आप देखेंगे हर जगह घास ही घास हो रही, तो दूसरी जो नई घास है उनको उगने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इनके बीच में जीवन संघर्ष चलता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रजाति अफेक्ट हो गई, और लास्ट वाली जो प्रजाति है जो आगे वाली पर डिपेंड थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनको जीवन जीने का कुछ सहारा नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक जीव को समाप्त करने पर दोनों, उसके आगे और उसके पीछे वाली जो उसके ऊपर डिपेंड थी वो दोनों भी खतरे में आ जाएगी। पहली वाली तो ऐसे खतरे में आ जाएगी कि जीवन संघर्ष खत्म हो जाएगा, वो जीवन संघर्ष करती रहेगी, अपने सर्वाइव के लिए प्रयास करती रहेगी। जैसे कि ज़्यादा होगी तो उनको पानी भी ज़्यादा चाहिएगा, ज़मीन भी ज़्यादा चाहिएगी, तो वो वैसे ही सर्वाइव करते करते ख़त्म हो जाएगी। और जो लास्ट वाली जो उसके ऊपर डिपेंड थी, जो टिड्डे के ऊपर डिपेंड थी, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनको जीवन, खाने पीने का कुछ साधन नहीं मिलेगा, तो उनका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लाइक वन लाइनर है, जिनको मैं PDF आपके साथ शेयर करूँगी, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं क्योंकि चैप्टर तो मैंने आपको पूरा पढ़ा ही दिया है पारिस्थितिकी व पर्यावरण करके। बस ये था कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समरी नोट्स जो होते हैं जिसमें हम शॉर्ट में सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, वो वाले नोट्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित यानी कि कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित होगा। अब वो कौन सा हो सकता है? पोखर, पोखर मतलब छोटे छोटे से आप पोखर झील टाइप बोल सकते हो ना, जिसमें पानी जमा होता है, पोखर टाइप के। ठीक है, खेत, झील या फिर जंगल। तो मानव निर्मित क्या है इसमें से? मानव ने किसका निर्माण किया है? क्या जंगल का किया है, झील का किया है, पोखर का किया है या फिर खेत का किया है? तो मानव निर्मित क्या हो जाएंगे? यहाँ पर खेत होते हैं, मानव ने खेतों का निर्माण किया है, तो ये कृत्रिम हो गए, बाकी सारे हमारे प्राकृतिक हो गए। ठीक है, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर सदैव क्या होता है? मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, अपघटक होता है या फिर उत्पादक होता है? तो अभी याद करो, हम लोग पूरी श्रृंखला पढ़कर आए थे कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या होगा? उत्पादक होगा। ठीक है, जो कि पूर्णतः सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा शाकाहारी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा मांसाहारी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा सर्वाहारी। ऐसे समझ सकते हैं अपन लोग इसको। देखो, ये पहला लेवल हो गया हमारा, ये दूसरा लेवल हो गया शाकाहारी वाला, घास जो उत्पादक है, ये पहला लेवल हो गया। ठीक है, तो इसको हटा दो। दूसरा हमारा शाकाहारी हो गया, तीसरा हमारा हो गया मांसाहारी। तो हमसे पूछा था कि तृतीय, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, एक सेकेंड, ये देखो, ये लिखा हुआ है तृतीय पोषण स्तर पर। क्वेश्चन में यही पूछा था कि तृतीय पोषण स्तर पर कौन होगा, तो तृतीय पोषण स्तर पर हमारा कौन हो जाएगा? मांसाहारी। और सबसे उच्चतम पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सर्वाहारी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो पूछा तो यही था कि तृतीय पोषण स्तर पर आप किसको रखोगे, तो तृतीय पोषण स्तर पर मांसाहारी। सबसे पहले उत्पादक, फिर हमारा शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर सर्वाहारी। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा साइकिल चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मांसाहारी। आगे देखिए, एक पारितंत्र में होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? सभी सजीव, सभी अजैव वस्तुएं, सभी सजीव और अजैव वस्तुएं, या फिर सभी सजीव और अजैव, अच्छा, कभी सजीव और कभी अजैव वस्तुएं। तो पारितंत्र हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होते हैं? सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी सजीव तथा अजैव वस्तुएं जो है हमारे पारितंत्र में उपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारितंत्र में तीनों चीज़ें होना आवश्यक है, सजीव का होना भी आवश्यक है और निर्जीव का होना भी आवश्यक है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था कभी सजीव। तो कभी सजीव कैसे हो सकता है? कभी वो सजीव हो जाती है और कभी वो निर्जीव हो जाती है क्या वस्तु? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकेंड, एक मिनट है ना, कौन से क्वेश्चन नंबर पर आ गए थे अपन अभी? हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखो, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू अपन को इसमें निकालनी पड़ेगी। देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको समझते हैं। एक दी हुई खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है, तो उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो सबसे पहले पूछा है कि चतुर्थ पोषण स्तर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोषण स्तर कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से शुरू होता है, बेस से शुरू होता है। पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर, और ये आप मान लो यहाँ से चौथा पोषण स्तर। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा ये पहला पोषण स्तर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्योंकि देखो, घास का सेवन टिड्डा करेगा। देखो, घास तो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद जब इसको टिड्डा खाएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोषण की मात्रा पहुंचेगी। फिर टिड्डे को मेंढक ने खाया तो इसका कुछ पोषण, टिड्डे के शरीर में जितना भी पोषण था, मतलब उसको खाकर मेंढक को कुछ पोषण की प्राप्ति होगी। ठीक है, मेंढक को खाकर सांप को कुछ पोषण की प्राप्ति होगी। और सांप को कौन खाएगा? चील या गिद्ध खा लेते। हमने देखा था कि इनकी दृष्टि जो थी काफ़ी ज़्यादा होती, तो ये आसानी से ज़मीन पर चलने वाले जीवों को हवा में उड़ते हुए देख लेते हैं और पकड़कर उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक तरीके से मांसाहारी हो गए। तो सर्प को कौन खा लेता है? चील या गिद्ध खा लेते हैं। तो ये पूरा एक लेवल बताया हुआ है, कहाँ से लेकर, घास से लेकर टिड्डी, मेंढक, सर्प और चील, गिद्ध तक। अब हमसे बोला है ये पहला पोषण स्तर। ठीक है, घास से नहीं, अपन यहाँ से काउंट करते हैं इसको। ये पहला पोषण स्तर हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया सर्प वाला, और चील वाला, गिद्ध जो है, इसका हो गया हमारा 4th पोषण स्तर। अब इसको अपन एक अपन ने रूल पढ़ा था, 1/10 पारिस्थितिकी का नियम। तो हमने देखा था कि यदि कोई जीव किसी जीव का हनन करता है या किसी भी जीव को खाता है तो उसमें हमेशा उसकी 1/10 ऊर्जा आगे वाली जीवों तक पहुँचती है। कितनी ऊर्जा पहुँचती है? 1/10 ऊर्जा आगे वाले जीवों तक पहुँचती है।
मान लो कि घास जो है इसको टिड्डे ने खाया, घास में 100, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते क्योंकि आंसर हमको यही निकालना है। तो घास में कितनी एनर्जी थी, 100, मान लो अप्रोक्स 100 किलो कैलोरी ऊर्जा जिसको हम काउंट करते हैं कैलोरी के अंदर। तो 100 किलो कैलोरी एक अजम्पशन अपन ले लेते हैं कि इतनी ऊर्जा थी। तो अब टिड्डे ने खाया तो इसका 1/10 उसको मिला, ठीक है। तो इसका 10 मतलब सिर्फ इसके पास 10 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली, जूल में ऊर्जा मिली। फिर इसका 1/10 इसने खाया तो इसको सिर्फ 1 मिला। फिर सर्प को 0.1 मिला, फिर चील तक तो 0.01 ऊर्जा जो है किलो जूल ऊर्जा मान लो। तो ये इतनी कम पहुंची। तो वही चीज़ हमसे पूछी हुई है कि अगर चील के पास, फोर्थ पोषण के पास 5000 किलो जूल ऊर्जा है तो आपको बताना है कि ये पोषण स्तर किस ऊर्जा से स्टार्ट हुआ था। 1 मिनट, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 5 किलो जूल ऊर्जा, ठीक है। अपन ने डायरेक्टली आंसर देख लिया। देखो यहाँ पर पूछा हुआ है अपन से, 1 मिनट, देखो अब यहाँ पर करते हैं हम लोग। आई थिंक मैंने PDF रीडर गलत ऑन कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी सब कुछ ठीक है, ठीक है। आपको भी यदि कुछ करना हो तो एडोब रीडर सबसे सही रहता है। बाकी जो दूसरे PDF रीडर आते हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही चीज़ों को याद करने में, या फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आसानी से आप एडोब रीडर यदि डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर जैसे कुछ भी चीज़ याद रखनी है तो आप आसानी से इसके अंदर कमेंट बॉक्स रहता है तो उसके अंदर जाकर चीज़ों को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आप, मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एडोब रीडर ही है उसी को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखें और उसी से PDF को रीड करें, ठीक है। तो देखो अभी वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर कितनी है, 5 किलो जूल ऊर्जा है किसके पास, चील के पास है। और हमने देखा है कि इसने क्या करा है, 1/10 इसका लिया होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ऊर्जा का क्या 1/10 भाग आगे वाले जीवों में पहुँचता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो चील के पास कितनी है, 5 किलो जूल है, ठीक है। किलो जूल को अपन हटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमको सब में किलो जूल दिख रहा है। तो अब आप बताओ, इसके पास 5 है तो इसके पास कितनी होगी, इसका 10 गुना ज़्यादा 50 होगी। इसके पास कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी मेंढक के पास, ठीक है। और टिड्डे के पास कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ 5000 हो जाएगी और घास के पास कितनी हो जाएगी, 50,000। मतलब कि 50,000 किलो जूल ऊर्जा को जब टिड्डे ने खाया, घास से टिड्डे ने लिया तो उसके अंदर सिर्फ 5000 किलो जूल ऊर्जा ही पहुंची। लेकिन जब टिड्डे की जितनी भी एनर्जी थी, जितना भी उसके अंदर पोषण था, उसको जब यहाँ पर किसने खाया, मेंढक ने खाया, तो उसके पास कितनी पहुंची, 500 ही पहुंची। सांप के पास कितनी पहुंची, 50 ही पहुंची। और चील के पास कितनी पहुंची, 5 किलो जूल ऊर्जा ही पहुंची, ठीक है। तो 10-10 गुना बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अपन जब आगे बढ़ते हैं तो 1/10 करते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा पीछे जाओगे तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार और देख लो। जैसे कि अगर हमसे पूछता कि घास के पास आपके पास 50,000 किलो जूल ऊर्जा है तो टिड्डे के पास कितनी पहुंचेगी, टिड्डे के पास 5,000 पहुंचेगी। मेंढक के पास कितनी पहुंचेगी, 500 पहुंचेगी। सांप के पास कितनी पहुंचेगी, 50 पहुंचेगी। और चील के पास कितनी पहुंचेगी, 5 पहुंचेगी। सीधे चलना है, सीधे चलना है बिल्कुल उत्पादक उपभोक्ता से तो 1/10 करना पड़ेगा। और उल्टे चलना है तो इंटू मतलब गुणित 10 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आसानी से हमको समझ आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारा आंसर तो आ रहा है 50,000, लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा भी है वो भी तो देखना पड़ेगा। इसने पूछा है उपभोक्ता स्तर पर। घास तो उत्पादक है तो उत्पादक तक तो हम 50 आ गए थे, लेकिन उपभोक्ता, टिड्डा हमारा उपभोक्ता है तो इसमें एक कम कर लो, कितने हो जाएंगे ये, 5,000। तो 5,000 किलो जूल ऊर्जा जो है यहाँ तक पहुँचती है। अगर आपसे पूछ ले कि मांसाहारी जो है यहाँ तक कितनी पहुँचेगी तो यहाँ तक कितनी पहुँची होगी, 500 पहुँची होगी। सर्प तक कितनी पहुँची, तो सर्प तक 50 पहुँची। और चील आखिरी में तो दिया हुआ ये 5 किलो जूल। इसी तरीके से कोई भी बीच में पूछ ले तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। 1/10 या फिर इंटू 10 आपको करना पड़ेगा। सीधे सीधे पूछे तो 1/10 करना, उल्टा पूछे तो गुणित 10 करते जाना। यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 में 10 का इंटू 50, फिर इसमें 10 का इंटू, फिर इसमें 10 का इंटू और फिर इसमें 10 का इंटू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है अजैव निम्नीकरण पीड़क नाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन क्या कहलाता है। देखो ये एक टॉपिक है, जैव आवर्धन क्या होता है। तो जैव आवर्धन को मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। जैसे कि हम लोग खेती वगैरह करते हैं तो हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, जो फसलों के कीड़े को खा जाए या फसलों को नष्ट करने वाले जो जीव हैं उनको खा लेते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे इसी तरीके के दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालते हैं। तो ये क्या होता है, अब फसलों को बचाने के लिए हमने फसलों के अंदर जो है, ये हमारी फसल है मान लो आप, इसके अंदर हमने बहुत सारे दवाइयाँ वगैरह डाल दी,
ठीक है। तो फसल तो अच्छी चल गई, लेकिन ये दवाइयाँ अभी भी फसल के अंदर है। अब क्या होगा, इन सबको क्या कर लेगा, एक मानव, हम लोग फसल क्यों उगाते हैं ताकि मानव वगैरह के जो खाने पीने की आपूर्ति है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए। अब इन फसलों के माध्यम से ये जो भी पीड़क नाशक जिनको बोला जाता है, कीटनाशक हम लोग बोल सकते हैं, ये मानव के शरीर में प्रवेश कर गए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे कोई भी केमिकल वगैरह मानव के शरीर में प्रवेश करता है, फसल के माध्यम से ये कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि क्या लिखा हुआ है, अजैव निम्नीकरण। अब वो जो पदार्थ था कोई भी वो पीड़कनाशी होगा, ठीक है, वो अजैव निम्नीकरण, क्योंकि पर्यावरण को ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे तत्व जो है आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये मानव में पहुँचाए, और जैसे कि अभी ये फसल के अंदर था, इसको वापस से टिड्डी ने खा लिया। ठीक है, तो उस टिड्डी के अंदर पहुंच गया, फिर टिड्डी को मेंढक ने खा लिया, उसके अंदर पहुंच गया। ठीक है, फिर मेंढक को ऊपर वाले जीव ने खाया। तो पूरे आहार श्रृंखला के अंदर ये पीड़कनाशी जो है, पेस्टिसाइड्स या जो भी हम लोग इनको बोलते हैं, जिनमें हम लोग नष्ट करने, खरपतवार वगैरह जो हो जाते हैं, इनको नष्ट करने के लिए जिस भी तरीके से आप छिड़काव वगैरह करते हैं दवाइयों का, ये आहार श्रृंखला के हर एक जीव के अंदर पहुंच चुका है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है जैव आवर्धन। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है कि अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन का कहलाना जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओजोन परत का क्षरण जो है मुख्य रूप से इसका कारण है। ओजोन परत सबसे ज़्यादा क्षरण किसकी वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, मैथेन या फिर पीड़कनाशक। ठीक है, तो ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण होने का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यहाँ पर होना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत जो है उसके नष्ट होने का सबसे प्रमुख यहाँ पर कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि विकिरणों से ऊर्जा प्राप्त करना है, सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा हो रही है, वो किसी भी जीव का हनन नहीं करें, डायरेक्टली संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करते हैं, उत्पादक करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं उनके अंदर संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो सेम क्वेश्चन आया है यहाँ पर, पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध है। यही हमने देखा है कि 1/10 रूल चलता है, या फिर इसने 10% भी बोल सकते हैं। अब 10% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 करना। परसेंटेज में हम लोग यही करते हैं ना, 1/100 करते हैं। तो 10 से एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध है, या फिर 1/10, इसको आप बोल सकते हैं 1/10 ऊर्जा का नियम हमने पढ़ा था। तो पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु किस रूप में ये ट्रांसफर होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में एक जीव से दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है एक जीव से दूसरे जीव में रासायनिक ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं क्या बनाते हैं। उच्च पोषण स्तर के जीव मतलब कि एक, या आप मान लो सांप जो है किसके ऊपर डिपेंड है, मेंढक के ऊपर डिपेंड है। तो ये उच्च पोषण स्तर वाला निम्न जीवों पर है। ठीक है, अब ये मेंढक उच्च पोषण स्तर का बन जाएगा जब इसको खाने के वाला टिड्डा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टिड्डा जो है मेंढक के द्वारा इसका सेवन किया जाता है। फिर टिड्डा यहाँ पर उच्च पोषण स्तर का हो जाएगा जब इसके पास होगी घास, जिसको ये खा सकता हो, जिसका ये खत्म कर सकता हो, भक्षण कर सकता हो। ठीक है, तो उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास है, आहार जाल मतलब खाद्य जाल कहलाता है, पारितंत्र का पिरामिड कहलाता है, या सिर्फ पारितंत्र बोलते हैं, या फिर आहार खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो देखो या तो खाद्य जाल हो सकता है या फिर खाद्य श्रृंखला होगी, क्योंकि यही चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। खाद्य श्रृंखला में ये होता है एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, आहार जाल भी यही होता है, बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है उच्चतर पोषण के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर निर्भर होते हैं, तो ये हमारा पूरा कहलाता है जाल।
जैसे कि आप मान लो कि घास पर कौन कौन निर्भर है, तो घास पर अकेला हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि टिड्डा, टिड्डा अकेला तो निर्भर नहीं है, छोटे छोटे कीट मकोड़े, कीड़े मकोड़े जो है वो इसके ऊपर निर्भर है। और कौन निर्भर है इसके ऊपर, और भी बहुत सारे, जैसे कि एक बकरी हो गया, वो भी शाकाहारी होता है, तो वह घास खाकर ही अपना जीवन यापन करती है। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि सिर्फ घास के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। तो वो सारे अनेक प्रकार के जीव पोषण पर निर्भर होते हैं, तो ये पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं, ठीक है। और आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि सिर्फ एक जीव जो है दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। एक जीव सिर्फ दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होगा तो वो खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब क्या होता है, सीरीज चल रही है तो एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए रहेंगे। लेकिन जाल क्या होता है, मकड़ी का जाला क्या होता है, पूरा इस तरीके का मैशअप स्ट्रक्चर होता है उसका, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, तो ये पूरा हमारा खाद्य जाल कहलाता है। देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये अपना खाद्य जाल है, क्योंकि यहाँ पर हमें ही समझ नहीं आ रहा है कौन किसके ऊपर डिपेंड है, तो हमें इस जाल को, इस ये जो पूरा जाल बना हुआ है, इस जाल को समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये तो उत्पादक है, ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन डिपेंड है, इसके ऊपर खरगोश डिपेंड है क्योंकि शाकाहारी होता है, ठीक है। चूहा भी डिपेंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये टिड्डा भी डिपेंड है, इसके ऊपर ये कीट भी डिपेंड है, इसके ऊपर ये जो कीट खाने वाला पक्षी है ये घास के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चलता है, तो ये पूरा एक जाल बन गया है। उसके बाद हम बोले बाज के ऊपर क्या है, खरगोश जो है ये इसका कर सकता है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया। फिर ये इस तरीके से, 1 सेकेंड, ये इस तरीके से इस पर डिपेंड हो गया। और ये मेंढक जो है, अब आप देख लें यहाँ से अगर आगे बढ़े वापस इस साइड से अपन कंटिन्यू करें, तो ये टिड्डा, ये मेंढक जो हो जाएगा, इसके ऊपर इसका भक्षण करने वाला कौन हो गया, मेंढक हो गया। इसका भक्षण करने वाला कौन हो गया, सर्प हो गया। और इसका भक्षण करने वाला कौन हो गया, बाज हो गया, ठीक है। और इधर से वापस ये आ जाएगा, तो अभी सबसे उच्चतम लेवल पर कौन है, बाज है, ठीक है। और इसके नीचे ये सारे हैं। और ये किस किस का और कर सकता है, तो ये चूहे का भी कर सकता है, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है घास के ऊपर डिपेंड है, ये फसलों को कुतरता है, ठीक है। अब इसका भक्षण सर्प भी कर सकता है, मतलब ये भी कर सकता है, बाज भी कर सकता है और सर्प भी यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। और मेंढक जो है इसके ऊपर भी यहाँ पर डिपेंड हो गया। और ये जो है छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पक्षियों को खाने का कार्य बाज करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि ये अकेला सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, पूरा एक जाल बना रहे हैं, पूरा मैशअप इन्होंने कर दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, खाद्य जाल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखा आपने जाल किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार के जीवों पर निर्भर है। अगर आपको यहाँ पर एक हिंट मिल जाए कि अनेक प्रकार के जीवों पर निर्भर है, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या कहलाएगी, ये चीज़ हमारे लिए हो जाएगी आहार जाल होना, ठीक है, खाद्य जाल होना, ठीक है। और एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, अगर सिर्फ इतना सा पूछे तो आप उसका आंसर खाद्य श्रृंखला कर देना। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक द्वेशिक होता है, द्विदेशिक होता है, बहुदेशिक होता है, या फिर कोई निश्चित दिशा यहाँ पर नहीं होती है। तो हमने देखा है कि उत्पादक उपभोक्ता पर डिपेंड होगा, उपभोक्ता अपघटक पर डिपेंड है। तो ये आप लोग क्या बोल सकते हैं कि ये किस तरीके से होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, सदैव एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में कैसे, जैसे यहाँ पर घास हो गई तो इसके ऊपर सिर्फ ये डिपेंड है, ठीक है, फिर इसके ऊपर ये डिपेंड है। तो अब आप ऐसे बोल सकते हैं क्या आप इसको रिवर्सेबल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ऊर्जा का प्रवाह सदैव हमारे लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ होगा, मतलब सिंगल डायरेक्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक देशिक ये प्रक्रिया चलती है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक देशिक होता है, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है। तो वही हमने 1/10 ऊर्जा का नियम या फिर 10% ऊर्जा का नियम पढ़ा था। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यहाँ पर एक देशिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिक देर तक मनुष्य का पराबैंगनी विकिरण में खुले रहने का परिणाम क्या होता है। बहुत देर तक मनुष्य को पराबैंगनी विकिरण मिल रही है तो उसके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरक्षण तंत्र का नष्ट हो जाना, फेफड़ों का नष्ट हो जाना, चर्म कैंसर या फिर आमाशयिक अल्सर। तो देखो, एक प्रतिरक्षण जो क्षमता होती है हमारे शरीर की वो पराबैंगनी किरणों की वजह से नष्ट हो जाती है, तो एक तो ये सही है। फेफड़ों का नष्ट होना, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। चर्म कैंसर जो कि त्वचा का कैंसर होता है, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पराबैंगनी किरणों के संपर्क में हम आते हैं तो हमारी त्वचा का कैंसर बहुत ज़्यादा होने का खतरा बढ़ जाता है। आमाशयिक अल्सर कोई पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज है उससे संबंधित बीमारी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर सही है। तो आप देख लो कि कौन सा सही लग रहा है आपको। पहला सही है एक तो हमारा, और यहाँ पर एक और कौन सा सही है, तीसरा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है और तीसरा यहाँ पर सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं।
वस्तुओं में निम्न समूहों में किनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अजैव निम्नीकरण अभी अपन ने पढ़ा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था जैव निम्नीकरण, जिनको आसानी से अपघटित किया जा सकता है। अजैव निम्नीकरण जिनका अपघटन नहीं हो पाएगा पर्यावरण के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर ढूंढ कर लाना है। ठीक है, लकड़ी, कागज, चमड़ा, पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, डिटर्जेंट, घास, और ऑप्शन डी है प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी। तो ऑप्शन क्या सही लग रहा है, किसका जो कौन है जो अजैव निम्नीकरण यहाँ पर आपको लग रहा है कि हो सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ या अजैव जिनका अपघटन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो किस किस का नहीं कर पाएंगे हम लोग, एक तो इसका हो जाएगा, ये हमारे जैव निम्नीकरण के अंदर आ जाएगा, ये हमारा अजैव निम्नीकरण होगा। प्लास्टिक, डिटर्जेंट और घास नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि घास तो जैव के अंदर आती है। और इसके अंदर है प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी, तो ये भी हमारा जो है जैव निम्नीकरण के, अजैव निम्नीकरण के अंदर आ जाएगा। तो दूसरा सही है यहाँ पर, और कौन सा सही है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पर सही है। सेम ही क्वेश्चन है पूरा, अभी अपन लोग करके ही आए थे। जैव निम्नीकरण में हमने घास वाले को निकाल दिया था कि उसका आसानी से अपघटन हो सकता है, तो इसमें देखो लकड़ी का हो जाएगा, आसानी से कागज का अपघटन हो जाएगा, रिसाइकलिंग भी हो जाती, चमड़ा का भी अपघटन हो जाएगा, तो ये तो हमारा जैव हो गया। ठीक है, ये पूरा दूसरा वाला जो है अजैव हो गया, क्योंकि इसका अपघटन नहीं हो पाएगा। और इसके अंदर घास है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। और फोर्थ वाला जो है प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी, ये भी अजैव के अंदर आएगा, क्योंकि इसका भी पर्यावरण में अपघटन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट लग रहा है, यदि आप नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, और यदि आप हमारी क्लासेस परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7708038440 पर। किस तरीके से क्लासेस परचेज़ करनी है, क्लासेस आपको किस तरीके से मिलेगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डेमो क्लास के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जो है उसको विजिट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप www.layer3education.com वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।